हेलो दोस्तों, आपका भी आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। आज हमारा 13 दिसंबर। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज होगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। 13 दिसंबर है आज का डेट। ठीक है। और आगे जो आप आगामी जो एग्जाम देने जा रहे हैं 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जो भी आगे सिविल सर्विस एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो उसके करंट का जो टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आपका पीटी का हो या मेंस या इंटरव्यू, कोई भी इस तरह आप एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। कृपया आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं और ईमानदारी पूर्वक शेयर भी नहीं करते हैं, ये भी मैंने देख पता चल रहा है चीज़ें। तो यही आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारे जो आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और बहुत जल्दी हम लोग डेली करंट अफेयर्स के रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द। 1 वीक का समय है, कुछ टाइम, बहुत जल्द ही स्टार्ट होने जा रही है। आपका डेली रात में करंट का टॉपिक आएगा, रात में सेशन होगा रात में। ये तो मॉर्निंग में तो मैं डिस्कस हो जाता है ये न्यूज़पेपर हमारी, लेकिन रात में डेली का करंट अफेयर्स भी डिस्कस होगी। और 68 जो बीपीएससी होने जा रही है आपका 12 फरवरी को, उसके इम्पोर्टेंट जो हर हर सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आए हैं, उसको भी उससे स्टार्ट करना जा रहा है, उसको भी वही सेशन स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी आप 68 बीपीएससी देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो, कि जो हिस्ट्री का टॉपिक है या पॉलिटी का टॉपिक है या इकोनॉमिक्स का टॉपिक है या साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसका हर टॉपिक्स का एक एक सेशन स्टार्ट होगा, जो आपको पीटी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ईमानदारी पूर्वक, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि चीज़ समझ में आएगा कि आखिर हम पेपर जो पढ़ रहे हैं तो कौन सा टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका क्या सब पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट होगा जो हम उसको नोट्स कर सकते हैं, और हमारे एग्जाम का जो क्वेश्चन आंसर जो हम जो लिखेंगे वो डिस्कस उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। और हमारे जो जो टॉपिक्स है, किस टॉपिक सब्जेक्ट के किस टॉपिक से रिलेटेड है सिलेबस का, यूपीएससी का अगर बात करें तो यूपीएससी का किस सिलेबस कौन सा टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है, जो आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम अरुणाचल के तवांग की बात, तो ये हमारा क्या है, एक तरह कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का ही मामला है ये, और आईआर का ही मामला, क्योंकि ये जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग, ये पहले से ये चर्चा में रहा है कि चीन जो है सो घुसपैठ करता है हमारे भारत में। ठीक है यार, वो कहता है कि मेरा भी नंग है। ठीक है, तो अरुणाचल के जो तवांग है, तवांग भारत वो चीनी, वहाँ पे क्या हुआ है कि अरुणाचल के तवांग है, वहाँ पे भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ठीक है, इसमें बात करें हम, ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है, में बीते शुक्रवार को भारत और चीन के सैनिकों के बीच आमने सामने संघर्ष हुआ था, जिसमें पीपीएलए जो चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसके जवानों ने तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को एलएसी पर पार करने की कोशिश किया था। इससे क्या हुआ, इसका भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत से जवाब दिया। इस दौरान हुए संघर्ष में दोनों पक्षों करीब 30 सैनिकों का घायल हुए हैं। और यहाँ बात करें तो ये तवांग जो शहर है, कहा जा रहा है कि 6 भारतीय सैनिक जो है सो गंभीर हालत और गुवाहाटी सैन्य अस्पताल में चल रहा है इलाज। सेना ने कहा कि घटना के बाद दोनों पक्षों दोनों पक्ष क्षेत्र से तुरंत हट गए और सेक्टर कमांडरों के बीच शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग की गई। घटना और घायल सैनिकों को लेकर चीन अभी तक चुप है। चीनी सैनिकों की संख्या करीब 300 थी। खबर आ रही है, न्यूज आ रही है, देखा जाए कि एलएसी में खबर आ रही है कि चीनी सैनिकों की संख्या 300 थी। तवांग सेक्टर में शुक्रवार को करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुई इस झड़प में चीनी सैनिकों को पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। उन्हें ये आभास नहीं था कि भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। आमने सामने की भिड़ंत क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया और उन्हें खदेड़ डाला। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग है सेक्टर में एलएसी पर दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं, और 2006 से यह चलन है। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर में एलएसी पर सीमा की मर्यादा को लांघने की कोशिश की और इसी दौरान ये टकराव हुआ। मतलब हमारे जो सैनिक है, जवान है, वो चीन को जवाब दिए हैं, करार जवाब दिया है। तो ये सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद भी है। चलिए आगे चलते हैं। यह टॉपिक जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जानकारी रखना है चीज़ें क्या चल रही है। अगर सार्वजनिक बस पर स्तर गिराएंगे तो परिणाम भुगतेंगे। असम की स्थानीय अदालत जो है क्या किया है, तो उन्हें जो है मानहानि के मुकदमे पर सनमा करे दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा रद्द करने की उनकी मांग ठुकरा दी है। आगे यहाँ पे इसको टॉक कर लेते हैं कि मानहानि का मुकदमा रद्द करने से मनीष सिसोदिया की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दाखिल कर रखा है मानहानि का मुकदमा। 21 जून को रिंकी भोजन शर्मा ने भी की थी सिसोदिया के विरुद्ध 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया था। आगे है यूपीए काल में अर्थव्यवस्था भी
ही आईसीयू में थी। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि रुपयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान पर कांग्रेस के नेता कटाक्ष किए। उन्होंने निर्मला सीतारमण ने कहा कि उसमें सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी। उन्होंने इनका अपना कटाक्ष है ये। आगे चल रहे हैं कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। मतलब केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी को बताया कि मंत्रियों का एक समूह है जीओएम ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। इस पर पीठ ने अटॉर्नी जनरल से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड अधिनियम पर राज्यसभा में बरसे भाजपा सांसद। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर उठते सवाल का जो मामला है वो बुधवार सोमवार को राज्यसभा में जोर से उठाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। यह कानून देश में अलगाववाद एवं नफरत पैदा करता है, देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून को रद्द कर देना चाहिए। राज्यसभा में ये टॉपिक उठा है। अभी चल राज्यसभा में निराधार टिप्पणियां न हो या विशेषाधिकार का ध्यान हनन। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हमारे जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदस्यों को आगाह किया कि उन्हें निराधार टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह सदन के विशेषाधिकार हनन के समान मानी जा सकती है। शून्यकाल के दौरान आपके सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने पिछले 8 वर्षों में विपक्षी नेताओं के विरुद्ध 3000 छापे मारे किंतु सिर्फ 23 लोगों को ही दोषी पाया गया। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने संजय सिंह की इस टिप्पणी पर आपत्ति भी जताई है। आज से G20 में पहली विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा मुंबई। देखिए बहुत अच्छा ये है कि भारत जो है G20 समूह की अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से शुरू हो रही है। आज से शुरू हो रहा है। यह बैठक 16 दिसंबर तक चलेगा। इसमें G20 के सदस्य देशों के साथ ही मेहमान देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। मुंबई में होने वाली जो पहली बैठक का उपयोग भारत उन मुद्दों को सामने लाने के लिए किया जाएगा जो क्या है, जो विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। विकास कार्य समूह DWG की तारीख बैठक 16 दिसंबर को कनेरी गुफा में अध्ययन के बीच यात्रा होगी। बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे। तो आप वीडियो को शुरू से लाता जरूर देखें, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जैसे यहाँ है तवांग को लेकर, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको कि तवांग को लेकर हमेशा भड़काता रहा है चीन। वैसे तो अगर हम बात करें तो चीन की टेढ़ी निगाहें समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को लेकर उसका मंसूबा बार बार सामने आता रहा। 1962 का युद्ध के बाद के समय चीन ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अपने सैनिकों का सबसे बड़ा जत्था तवांग के रास्ते भी असम तक घुसपैठ करवाया था। कुछ समय के लिए तवांग चीन के कब्जे में भी रहा था। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों का एक दल तवांग स्थित भारत चीन भूटान सीमा के पास भारतीय गांव में घुस गया था, जिसके बाद में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया था। पूर्वी लद्दाख स्थित LAC में चीनी घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच होने वाली सैन्य वार्ताओं में भी तवांग की स्थिति पर चर्चा हुई है। अब एक और घटना हुआ था जून में, आपको जून 2020 को लेकर गलवान घाटी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका 67 PPSC में। तो खूनी संघर्ष के बाद उसी समय अगस्त में चीन की जो था चीन के 100 सैनिक तवांग के इलाके में तकरीबन 5 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे। लेकिन इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में 2016 में तकरीबन 2 से 250 चीनी सैनिकों ने तवांग स्थित एक दूसरे पॉइंट से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। हर बार भारतीय सेना में मुंहतोड़ जवाब दिया है। हर बार जैसे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देकर खदेड़ दिया है। ठीक है, तो ये चल रहा चीज़ें। आगे है बिहार में से। देखिए अब कहा जा रहा है, देखिए बिहार में अभी जैसे मैं टॉपिक, बिहार में सिंगल यूज के लिए आम आदमी पर भी जो है सो प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक और टॉपिक अभी कराना है। ठीक है, देखिए यहाँ ये टॉपिक को पहले करते हैं तो आगे हम बढ़ेंगे। कि कहा जाए बिहार में जो सिंगल यूज प्लास्टिक का आम आदमी पर भी लगेगा जुर्माना। मतलब राज्य के नगर निकाय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के दायरे को और विस्तारित कर दिया। एक और जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली कुछ अन्य चीज़ों को प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है, तो वहीं अब आम आदमी के सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। नागरिकों पर 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक था जो हम लोग नहीं कर पाए हैं डिस्कस, ये वाला टॉपिक। असम में 1000 से अधिक उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और इसमें बात करें कौन है ब्रूस शरणार्थी, कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए ब्रूस शरणार्थी कौन है ये। तो खुद को म्यांमार के मूल निवासी मानने वाले ब्रू जनजाति सालों से मिजोरम में आकर बस गए थे। 1996 में ब्रू समुदाय और बड़े संख्या मिजो समुदाय के बीच स्वायत्त जिला परिषद के मुकदमे पर खूनी संघर्ष हुआ है। तब से यह विवाद जारी है, तब से यह विवाद जारी है। ठीक है, देखिए
अब 2020 में बात करें, 16 जनवरी 2020 को दिल्ली में क्या हुआ था, भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस ब्रू समझौते, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रू समझौते के नाम से जाना जाता है। समझौते से करीब 25 वर्षों से चल रही बड़ी मानव समस्या का समाधान करीब 34,000 व्यक्तियों की त्रिपुरा में बसाने के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया था। इसके अंदर तो वह सभी ब्रू रियांग परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते थे, उनके लिए त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया गया था। आत्मसमर्पण करने, देखिए ये क्या क्यों किया गया, तो आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की प्रमुख मांग क्या थी कि वन अधिकार जो अधिनियम 2006 के तहत समुदाय के लिए भूमि और राज्य में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग, ये भी मांग है। अब क्या कहता है कि ब्रू समुदाय के जो युवा हैं उसके लिए सरकारी नौकरी, समुदाय द्वारा बसाए गए क्षेत्र में विद्युतीकरण और सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण की मांग, आत्मसमर्पण जो करने वाले बीआरयू कैडरों और पूर्व उग्रवादियों के साथ मारे गए लोगों के परिवार की सहायता राशि, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले वापस लिए जाए, और क्या है कि समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की मांग की गई है। ये आपका बहुत ही अच्छा है। चलते हैं आगे। आगे है G20 की अध्यक्षता में कांटों भरा ताज। इसको पढ़ना जरूरी है, हर्ष पंत का ये आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे चल रहा है। कहा जा रहा है इस महीने भारत में विधिवत G20 की अध्यक्षता के लिए संभाल ली है। भारत के लिए गर्व की अनुमति करने वाला है कि उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन की अध्यक्षता मिली है। जो यूं तो G20 की अध्यक्षता बारी बारी से सदस्य देशों को मिलती है, लेकिन जिस दौर में भारत को यह कमान मिली है उसकी बड़ी अहमियत है। पूरी दुनिया कोविड महामारी से उबरा ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने भारतीय तमाम समीकरण बिगाड़ दिए, पूरे विश्व में तमाम समीकरण जो था पूरा बिगाड़ दिया है। इससे बिगड़ी आपूर्ति श्रृंखला ने कई देशों की दिवालिया बनाने के कगार पर पहुंचा दिया। विकसित देशों में भी महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरी दुनिया इस समय जो आर्थिक सुस्ती का माहौल, पूरी जो है सो दुनिया में आर्थिक सुस्ती का माहौल बन गया है। एक और पश्चिमी देशों और रूस के बीच संघर्ष विराम के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन और अमेरिका के बीच तनाव कटने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तनातनी का सबसे बड़ा खमियाजा गरीब और विकासशील देशों को भुगतना पड़ता है। संप्रति समग्र वैश्विक परिदृश्य चुनौतियों से दो चार है। क्योंकि G20 विश्व की शीर्ष व्यवस्थाओं का संगठन है, तो इस दरमदार उस पर ही है कि वह इन मौजूदा संकटों का समाधान निकालने की दिशा में सक्रिय हो। मगर इससे जुड़े कुछ अंशभागियों के बीच टकराव से यह आसान नहीं लगता है। इसलिए समझा जा सकता है कि G20 अध्यक्षता का ताज भारत के लिए कितना कांटों भरा साबित होने वाला है। अपनी अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए भारत को कड़ी मशक्कत करनी होगी। हालिया रुझान यही दर्शाता है कि भारत ने इस दिशा में सक्रिय होकर संतुलन साधने की कवायद शुरू कर दी। इसका पहला संकेत तो अब देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्या किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर शिखर वार्ता के लिए रूस नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छा, ये उनका निर्णय है ना। आगे चलें, इसको आप देख लेंगे, चाहिए G20 के बारे में है। आगे चल रहे चाहिए, टॉपिक है हमारा न्याय व्यवस्था में सामयिक सुधार, मतलब न्याय व्यवस्था में सामयिक सुधार के बारे में है ये। किसी भी क्षेत्र के प्रदर्शन को विभिन्न परिवेश, समय और काल में मापने और व्यक्त करने के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक बनाए गए। इससे उस क्षेत्र में सूचकांक की वृद्धि या ह्रास को समझते हुए दिशा में समुचित कदम उठाने में मदद मिलती है और प्रत्येक सूचकांक को मापने के लिए कुछ मापदंड और प्रक्रिया विधि परिभाषित होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में तैयार किए गए भ्रष्टाचार धरना सूचकांक में 180 देशों में भारत की स्थिति को 80वें स्थान पर दर्शाया गया। इस संदर्भ में एक जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कर निरस्त कर दिया है कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विशेष कानून है। ऐसे में यह चिंता का विषय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस बात की से कोई सरोकार नहीं है कि मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक कानून कितने प्रभावी हैं, और इस दिशा में और नए कदम उठाने की आवश्यकता है। नीति आयोग ने अगस्त 2017 में इस संदर्भ में उच्च अदालत और द्वारा जिला अदालतों और अधीनस्थ स्तर के न्यायिक निकायों के प्रदर्शन तथा उसकी प्रक्रिया पर क्या किया था, नजर रखने हेतु एक न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक की स्थापना करने एवं न्यायिक प्रणाली में प्रशासनिक कैडर आरंभ करने की संस्तुति की थी। परंतु 5 वर्ष के बाद क्या हुआ कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुआ है। उसको आप देख लेंगे, चाहिए आगे चलना चाहिए। कहा जा रहा है कि रूसी कंपनियों के लिए भारत की महत्ता इंपोर्टेंस बढ़ गई। अभी तक जितना भारतीय जो तेल कंपनी है उसको रूस के क्रूड की थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा जरूरी रूसी कंपनियों को भारतीय बाजार की हो गई। इससे बड़ी वजह यह है कि जब से अमेरिका और इसके सहयोगी G7 देशों ने रूस से उत्पादित कच्चे तेल की कीमत सीमा 4 तय की है, तो उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड सस्ता हो गया है। अब इसकी कीमत घटकर $75 प्रति बैरल आ गई, जो पिछले 11 महीनों में सबसे कम कीमत है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्रूड के सस्ता होने से रूसी क्रूड के कुछ दूसरे खरीदार देश छिटक रहे हैं। ऐसे में रूस की कोशिश है कि भारत उससे तेल को खरीदता रहे। और
तेल कंपनियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से पिछले 3 महीनों से रूस से क्रूड खरीद के सौदे हो रहे थे वो अच्छा दिसंबर 2022 के बाद भी जारी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड का कीमतें 70,000 प्रति बैरल से नीचे आ चुकी है, जबकि ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो मानक है में भी यह $75,000 के करीब है। भारतीय तेल कंपनियों ने 6 अप्रैल 2022 को अंतिम बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय की थी, तब क्रूड जो है $3 प्रति बैरल था। आगे चल रहे चाहिए, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे है आईआर का टॉपिक हमारा है, विकसित देशों के वादे पूरे नहीं करने से और आएगी आपदाएं। देखिए अब हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने पर्यावरण संकट पर यह कहा कि ग्लोबल क्या कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार देशों को आगे आने और दुनिया के से झूठ बोलना बंद करने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे जैसे यह स्पष्ट होती जाएगी विकसित देश अपने किए वादों को पूरा करने को तैयार नहीं है और भी प्राकृतिक आपदाएं आती जाएंगी। अबू धाबी में सोमवार को क्या कहते हैं यूएई समिट में पर्यावरण पर चर्चा के 2 हिस्सों में बांटते हुए कहा कि पहला पर्यावरण पर काम और रहित विकास की क्षमता बढ़ाना है। पर्यावरण न्याय का दूसरा हिस्सा कठिन है, इसमें विकसित देशों के किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत है, खासकर वह देश जो कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाते हैं और दूसरों को मदद करने का वादा करते रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह देश दुनिया के सामने झूठे वादे करते आए हैं। वह हर पर्यावरण सम्मेलन में एक नए तर्क और बहाने के साथ आते हैं और पर्यावरण की समस्या को टालते रहते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देश अभी भी तक अपने वादों को पूरा करने को लेकर गंभीर नहीं है, इससे कुंठा बढ़ती जा रही है क्योंकि विश्व की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण को लेकर कुछ नजरियों की आलोचना करते हुए कहा कि बड़े उत्सर्जक जैसे कुछ लेवल मुद्दे को उलझाने के लिए और कुछ देशों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस देश का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पूरे विश्व का 10वां हिस्सा ही हो। यह वह देश नहीं होते जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इस विषय में पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेदार लोगों को ईमानदार और सच्चा होने की जरूरत है। इन्हीं देशों को आगे बढ़कर उचित कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें यह भी कहा कि यूक्रेन जैसे देश भी वातावरण पर असर डाल रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत जैसा देश पुल बनवाने की भूमिका निभा सकता है। भारत ने कहा कि तय होनी चाहिए सुरक्षा परिषद में सुधार की समय सीमा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी जताते हुए कहा सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले भारत ने अवधारणा नोट जारी करते हुए इस पर चिंता जताई। उसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार को एक निर्धारित समय सीमा के मैंने खुला छोड़ दिया गया, जिससे सुरक्षा परिषद वास्तविक विविधता के प्रतिबंधित करने से बहुत दूर है। बैठक से पहले अवधारणा नोट में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सुचिरा कंबोज ने कहा है इसे सुरक्षा परिषद के एक दस्तावेज के रूप में प्रचलित किया गया है। अवधारणा नोट में यह भी कहा गया कि आज विश्व आतंकवाद, कट्टरवाद, महामारी, गैर राज्य अभिनेताओं की विकरणकारी भूमिका, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। गहन भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धी एक मजबूत बहुपक्षीय प्रतिक्रिया और शांति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय मंच की मांग करती है। भारत वर्तमान समय में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और 14-15 दिसंबर को सुधारित बहुपक्षवाद और आतंकवाद निरोध को लेकर होने वाली जो बैठक है उसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री हमारे जयशंकर करेंगे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, ये सुधारित बहुपक्षवाद विषय पर पहले हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा परिषद में एक मंत्री स्तरीय खुली चर्चा होगी। तो इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ये चर्चा चल रही है। चलिए, तो हम लोग का आज का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ और आप लोग से यही गुजारिश रहेगा कि ईमानदारी पूर्वक आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आगे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग ईमानदारी पूर्वक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक भी नहीं दे पाते तो कम से कम वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या उसको आप शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन करें। और बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।